डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर क्या क्या आरोप लगाए हैं? भारत किस तरह यूक्रेन की वॉर मशीनरी को डीजल सप्लाई कर रहा है? भारत वे के बीच 100 अरब डॉलर की महत्वाकांक्षी योजना का क्या मतलब है? और ब्राइट स्टार 2025 नामक सैन्य अभ्यास से भारत की ताकत को कैसे नए पंख लग रहे हैं? काफी सारी इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अपडेट आ रहा है जिन्हें आपको अक्सर टीवी न्यूज चैनलों पर देखने को नहीं मिलती, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों की। ट्रंप ने सोमवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर भारत पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे ऊंचा आयात शुल्क लगाने वाला देश है और दशकों से अमेरिका के साथ एक तरफा व्यापार कर रहा है। ट्रंप ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को एक तरफा आपदा बताया और कहा कि इस असमानता के कारण अमेरिकी कंपनियां भारतीय बाजार में पैर जमाने में नाकाम रहती हैं। ट्रंप का दावा है कि भारत अमेरिका को बहुत कम सामान खरीदता है, लेकिन अमेरिकी बाजार में अपना माल बड़े पैमाने पर बेच देता है। उनका कहना था कि भारत की ऊंची टैरिफ नीति ने अमेरिकी कंपनियों के लिए भारत में प्रतिस्पर्धा करना लगभग असंभव बना दिया है। ट्रंप ने यहां तक कहा कि भारत ने हाल ही में अमेरिकी सामानों पर आयात शुल्क घटाने की पेशकश की थी, लेकिन इसे उन्होंने बहुत देर से उठाया गया कदम करार दिया। सिर्फ व्यापार ही नहीं, ट्रंप ने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि भारत रूस से बड़ी मात्रा में तेल और सैन्य उपकरण खरीद रहा है, लेकिन अमेरिका से बेहद सीमित खरीद करता है। ट्रंप का आरोप है कि रूस से तेल आयात करने के जरिए भारत अप्रत्यक्ष रूप से रूस को यूक्रेन युद्ध में फंडिंग कर रहा है। यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत अपने ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच ट्रंप प्रशासन ने 27 अगस्त 2025 से भारत पर 50% आयात शुल्क भी लगा दिया। इसमें 25% बेसलाइन टैरिफ और 25% अतिरिक्त टैरिफ शामिल है, जिसे रूस से भारत की तेल खरीदारी के जवाब में लगाया गया। इस निर्णय से भारत के टेक्सटाइल, ज्वेलरी और समुद्री खाद्य जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को गहरी चोट पहुंची है, क्योंकि ये अमेरिकी बाजार पर बहुत अधिक निर्भर हैं। भारत ने इसे अनुचित और अन्यायपूर्ण बताया और कहा कि ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रूस से तेल खरीदना उसकी मजबूरी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और यूक्रेन के नए रिश्तों पर। ताजा आंकड़ों ने एक बड़ा खुलासा किया है। भारत अब यूक्रेन का सबसे बड़ा डीजल सप्लायर बन चुका है। ये वही यूक्रेन है जो कल तक भारत पर आरोप लगाता था कि भारत रूस से तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को अप्रत्यक्ष रूप से फंड कर रहा है। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि वही भारत यूक्रेन की वॉर मशीनरी के लिए सबसे अहम ईंधन सप्लाई कर रहा है। जुलाई 2025 के आंकड़ों के मुताबिक भारत हर दिन औसतन 2700 टन डीजल यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। इस हिसाब से महीने भर में लाखों टन डीजल यूक्रेन पहुंच रहा है। यही डीजल आज यूक्रेनी टैंक, ट्रक, जनरेटर और सैन्य मशीनरी को चला रहा है। भारत का यह डीजल मुख्य रूप से रोमानिया के डेन्यूब नदी मार्ग से और तुर्की के बंदरगाहों के जरिए यूक्रेन तक पहुंचता है। जनवरी से जुलाई 2025 तक भारत ने यूक्रेन के कुल डीजल आयात का 2% हिस्सा पूरा किया। यह पिछले साल के मुकाबले 5 गुना ज्यादा है, जब भारत की हिस्सेदारी केवल 9% थी। जुलाई के आंकड़े बताते हैं कि भारत अब ग्रीस, तुर्की और स्लोवाकिया जैसे पारंपरिक सप्लायर से भी आगे निकल चुका है। अब बढ़ते हैं तीसरी बड़ी खबर की ओर। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 2030 तक 100 अरब डॉलर का गैर तेल व्यापार करने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली में हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और यूएई के विदेश व्यापार मंत्री डॉक्टर थानी अल जयोदी ने इस महत्वाकांक्षी योजना पर सहमति जताई। ये बैठक दोनों देशों के बीच 2022 में लागू हुए सेपा समझौते की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित की गई थी। बैठक में खास तौर पर उभरते सेक्टरों जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर सप्लाई चेन और फार्मा पर चर्चा हुई। भारतीय दवा कंपनियों की बड़ी चिंता यह थी कि यूएई में उनके उत्पादों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी है, लेकिन अब यूएई ने भरोसा दिया है कि फार्मा उत्पादों की मंजूरी तेजी से दी जाएगी। इसी तरह भारत ने भी खाद्य निर्यात में अधिक बाजार पहुंच की मांग की है और इसके लिए एपेडा ने भारतीय स्कीम शुरू की है, जिससे 100 से अधिक फूड और एग्रीटेक स्टार्टअप्स को समर्थन मिलेगा। पिछले 4 सालों में भारत और यूएई का व्यापार दोगुना हो गया है। 2020-21 में जहां यह 43 अरब डॉलर था, वहीं 2024-25 में यह 7 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें गैर तेल निर्यात ने 4 अरब डॉलर का आंकड़ा छू लिया है। यूएई ने भारत को बल्क फूड 2026 में पार्टनर कंट्री बनाने की घोषणा भी की है। इससे भारत अपने समुद्री उत्पाद, मसाले, चाय और कॉफी जैसी चीजों को बड़े स्तर पर प्रदर्शित करेगा। यूएई के मंत्री का कहना है कि भारत तकनीक और कृषि दोनों में महाशक्ति है और यूएई उसके लिए पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप का गेटवे बनना चाहता है। वहीं पीयूष गोयल ने कहा कि भारत 2027 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और 2047 तक 35 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की राह पर। नेक्स्ट अपडेट है भारतीय वायुसेना से जुड़ी हुई। 62 साल तक भारतीय आसमान पर राज करने वाला मिग 21 अब इतिहास बनने जा रहा है। 26 सितंबर को चंडीगढ़ में एक विशेष समारोह में इस विमान को आधिकारिक तौर पर फेयरवेल दिया जाएगा।
ये भारतीय वायुसेना के लिए एक भावनात्मक पल होगा क्योंकि इस विमान ने कई युद्धों में भारत का साथ दिया है। मिग 21 को 1963 में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक जेट था और उस समय एशिया के सबसे आधुनिक विमानों में से एक माना जाता था। लेकिन समय के साथ इस पर कई हादसों का भी लगा। सैकड़ों पायलटों ने इसमें अपनी जान गंवाई और इसे फ्लाइंग कॉफिन भी कहा जाने लगा। फिर भी अपग्रेड्स और नए वेरिएंट्स की मदद से भारतीय वायुसेना ने इसे 6 दशक तक सेवा में बनाए रखा। आज वायुसेना के पास केवल 2 स्क्वाड्रन मिग 21 बाइसन बचे हैं। इनकी जगह अब स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान एलसीए 13 MK का लेंगे। सरकार ने हाल ही में 97 नए तेजस विमानों की खरीद के लिए 66 करोड़ रुपए का सौदा मंजूर किया है। यह सौदा पहले से मौजूद 83 तेजस विमानों के ऑर्डर के अलावा है। आईएएफ चीफ एयर चीफ मार्शल पी सिंह ने हाल ही में मिग 21 में उड़ान भरते हुए इसे श्रद्धांजलि दी। खास बात यह रही कि इस फाइनल फ्लाइट का नेतृत्व एक महिला फाइटर पायलट ने किया। यह दृश्य भारतीय वायुसेना की परंपरा और बदलाव दोनों का प्रतीक था। अब बात करते हैं व्हाइट हाउस के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो की। उन्होंने हाल ही में भारत को लेकर बेहद विवादित बयान दिया। नवारो ने कहा कि भारत क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमेट बन गया है। उनका आरोप है कि भारत रूस से सस्ते दाम पर कच्चा तेल खरीदता है, उसे रिफाइन करता है और फिर यूरोप, अफ्रीका और एशिया को ऊंचे दामों पर बेचता है। नवारो के मुताबिक इससे रूस की तिजोरी भरती है और युद्ध में उसे ताकत मिलती है। नवारो ने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में भारत भारी मुनाफा कमा रहा है, जबकि अमेरिका और उसके टैक्स पेयर पर यूक्रेन की मदद का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने भारत की व्यापार नीति पर भी हमला बोला और कहा कि भारत महाराजा ऑफ तारिफ्स है। उनका कहना था कि भारत अमेरिकी सामान पर ऊंचे टैरिफ लगाता है, लेकिन अपने उत्पादों को आसानी से अमेरिकी बाजार में बेचता है। सबसे विवादास्पद बात तब हुई जब नवारो ने भारतीय समाज को निशाना बनाते हुए कहा कि भारतीय ब्राह्मण इस पूरे खेल से निजी लाभ उठा रहे हैं। उनके इस बयान ने भारत में नाराजगी और आलोचना की लहर पैदा कर दी है, क्योंकि यह सीधे तौर पर धार्मिक और सामाजिक समुदाय पर टिप्पणी थी। भारत ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अमेरिका और यूरोप खुद भी रूस से व्यापार कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा और न्यूक्लियर फ्यूल शामिल हैं। ऐसे में केवल भारत को निशाना बनाना गलत है। भारतीय अधिकारियों ने साफ किया कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर ही फैसले करेगा और किसी दबाव में नहीं आएगा। अंत में बात करते हैं भारत की सैन्य ताकत की। मिस्र में इस समय दुनिया का सबसे बड़ा बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 चल रहा है। इसमें अमेरिका, मिस्र, भारत सहित कई देशों की सेनाएं हिस्सा ले रही हैं। यह अभ्यास 28 अगस्त से 10 सितंबर तक चलेगा और इसका उद्देश्य आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए संयुक्त तैयारी करना है। भारत की तरफ से इस बार 700 से ज्यादा सैनिक इस अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों शामिल हैं। इस दौरान लाइव फायरिंग ड्रिल, कमांड पोस्ट एक्सरसाइज और स्पेशल ट्रेनिंग एक्टिविटीज की जा रही हैं। इनसे न सिर्फ युद्ध कौशल का आदान प्रदान होता है, बल्कि सैनिकों के बीच आपसी तालमेल भी मजबूत होता है। यह अभ्यास हर 2 साल में होता है और इसकी शुरुआत 1980 में हुई थी। 2023 के संस्करण में भी भारत ने हिस्सा लिया था, लेकिन इस बार उसकी भागीदारी कहीं ज्यादा बड़ी है। इस अभ्यास के जरिए भारत अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन रहा है और दिखा रहा है कि वह न सिर्फ क्षेत्रीय बल्कि वैश्विक सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार है। भारतीय रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इस अभ्यास से भारत और अन्य मित्र देशों के बीच सहयोग और भरोसा और गहरा होगा। साथ ही ये भारत की छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद सुरक्षा साझेदार के रूप में मजबूत करेगा। ये कदम भारत के रणनीतिक हितों और वैश्विक शांति के लिए उसकी प्रतिबद्धता को और स्पष्ट करता है। तो ये थी आज की सबसे बड़ी खबरें। दुनिया तेजी से बदल रही है और भारत हर मोर्चे पर अपनी रणनीति और ताकत से नए समीकरण बना है। अब देखना होगा कि आने वाले महीनों में भारत इन भू राजनीतिक चुनौतियों को कैसे अवसर में बदलता है। दोस्तों, अगर आप देश दुनिया की असली और ऑथेंटिक एनालिसिस के दीवाने हैं तो ये चैनल आपके लिए है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि हर अहम अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे।